मेरे सभी प्यारे विद्यार्थियों को नमस्कार। आज का हमारा टॉपिक रहेगा हरियाणा की नदियों वाला। और ये टॉपिक है, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है और ये हरियाणा की जियोग्राफी का ही टॉपिक है, हरियाणा की नदियाँ। तो हरियाणा की जो भौगोलिक स्थिति है, तो हरियाणा की भौगोलिक स्थिति के अनुसार हरियाणा की जो नदियाँ हैं उनको दो अपवातंत्र में बांटा गया है। तो ध्यान से देखें, तो हरियाणा की जो भौगोलिक स्थिति है उसके अनुसार हरियाणा की जो नदियां उनको दो अपवातंत्रों में बांटा गया है। एक तो है उत्तरी अपवाह तंत्र, उत्तरी अपवाह तंत्र, ठीक है, और एक है दक्षिण अपवाह तंत्र, दक्षिण अपवाह तंत्र। यह जो उत्तरी अपवाह तंत्र है, तो इसका मतलब हरियाणा के जो उत्तर में जो नदियां हैं वो आती हैं उत्तरी अपवाह तंत्र में, और हरियाणा के जो दक्षिण हिस्सा है यानी कि जो अरावली क्षेत्र है हरियाणा के अंदर जो अरावली क्षेत्र है वो हरियाणा के दक्षिण भाग में है। और जो हरियाणा के अंदर जो शिवालिक क्षेत्र है, तो हरियाणा के अंदर जो शिवालिक क्षेत्र है वो आता है हरियाणा के उत्तरी हिस्से में। और हरियाणा के अंदर शिवालिक की पहाड़ियाँ 3 जिलों में हैं, पंचकुला, अम्बाड़ा, यमुनानगर, यानी कि हरियाणा के उत्तरी हिस्से में है। ठीक है, तो शिवालिक की पहाड़ियाँ या शिवालिक क्षेत्र हरियाणा में रहेगा, हरियाणा के उत्तरी क्षेत्र में। तो हरियाणा का जो उत्तरी अपवाह तंत्र है उसमें 5 नदियाँ आती हैं, और जो दक्षिण अपवाह तंत्र है उसमें 4 नदियाँ आती हैं। और ये भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि हरियाणा में कुल कितनी नदियाँ हैं, तो हरियाणा में कुल 9 नदियाँ हैं। और एचएसएससी ने भी ये क्वेश्चन पूछा जा चुका, तो एचएसएससी ने भी हरियाणा के अंदर 9 नदियाँ मानी। ठीक है, तो उत्तरी अपवाह तंत्र यानी कि हरियाणा का शिवालिक क्षेत्र, दक्षिण अपवाह तंत्र यानी कि हरियाणा का अरावली क्षेत्र। तो अरावली क्षेत्र हरियाणा के दक्षिण भाग में है और शिवालिक क्षेत्र हरियाणा के उत्तरी भाग में है। तो सबसे ज़्यादा अगर क्वेश्चन पूछे कि हरियाणा के अंदर सबसे ज़्यादा नदियाँ किस क्षेत्र में आती हैं, तो सबसे ज़्यादा नदियाँ आती हैं शिवालिक क्षेत्र में, जो हरियाणा का उत्तरी क्षेत्र है। उत्तरी अपवाह तंत्र में सबसे ज़्यादा नदियाँ आती हैं हरियाणा के अंदर। ठीक है, तो हरियाणा का जो उत्तरी अपवाह तंत्र है उसमें आती हैं 5 नदियां। तो ध्यान से देखें, उत्तरी अपवाह तंत्र भी आ सकता है या हम इसे शिवालिक क्षेत्र भी बोल सकते हैं, और दक्षिण अपवाह तंत्र को हम अरावली क्षेत्र भी बोल सकते हैं, क्योंकि अरावली की जो पहाड़ियां हैं वो हरियाणा के दक्षिण भाग में है। अब क्वेश्चन ये बनता है, जो उत्तरी अपवाह तंत्र है, उत्तरी अपवाह तंत्र की मुख्य नदी कौन सी है? तो उत्तरी अपवाह तंत्र की मुख्य नदी है यमुना नदी। उत्तरी अपवाह तंत्र की मुख्य नदी रहेगी यमुना नदी। ठीक है, और दक्षिण अपवाह तंत्र की मुख्य नदी रहेगी साबी नदी। ध्यान दें, साबी नदी को ही साहिबी नदी बोलते हैं। साहिबी नदी आए या साबी नदी आए, तो ये दक्षिण अपवाह तंत्र या अरावली क्षेत्र की मुख्य नदी रहेगी साबी नदी। और उत्तरी अपवाह तंत्र या शिवालिक क्षेत्र या हरियाणा के अंदर जो उत्तरी अपवाह तंत्र है उसमें मुख्य नदी रहेगी यमुना नदी। अगर क्वेश्चन पूछे कि हरियाणा की मुख्य नदी कौन सी है, अब हम किसी उत्तरी या दक्षिणी अपवाह तंत्र की बात नहीं कर रहे, हरियाणा के अंदर मुख्य नदी, तो हरियाणा के अंदर मुख्य नदी रहेगी यमुना नदी। हरियाणा की प्रमुख नदी पूछी जाए या मुख्य नदी पूछी जाए तो यमुना नदी। अगर क्वेश्चन पूछे कि हरियाणा की 2 मुख्य नदियां बताएं, तो हरियाणा की 2 मुख्य नदियां रहेंगी यमुना नदी और घग्गर नदी। तो ये तो बात है कि हरियाणा की 2 मुख्य नदियां। ठीक है, तो हरियाणा की सबसे प्रमुख नदी रहेगी यमुना नदी। ठीक है, और हरियाणा की 2 मुख्य नदियां यमुना और घग्गर नदी। ठीक है, और अगर क्वेश्चन पूछे कि हरियाणा के अंदर सबसे बड़ी मौसमी नदी या बरसाती नदी, हरियाणा के अंदर सबसे मुख्य बरसाती नदी रहेगी घग्गर नदी। मतलब बरसात आने से जिसमें पानी चलता हो, या मौसम के अनुसार अगर बरसात आई तो नदी चली। ठीक है, तो वो सबसे बड़ी बरसाती नदी हरियाणा के अंदर है घग्गर नदी। ठीक है, और सबसे मुख्य नदी यमुना नदी, दूसरी मुख्य नदी घग्गर नदी रहेगी। ठीक है, पहली नदी मुख्य नदी यमुना नदी, दूसरी मुख्य नदी घग्गर नदी। एक जो सरस्वती नदी की बात करते हैं, जो हमारी जो सरस्वती नदी है, सरस्वती नदी हरियाणा की पवित्र नदी है। ठीक है, अगर क्वेश्चन पूछे कि हरियाणा की सबसे पवित्र नदी कौन सी है, तो हरियाणा की सबसे पवित्र नदी रहेगी सरस्वती नदी। जैसे कि जो राष्ट्रीय जो प्रतीक चिन्ह होते हैं, उसी तरह हर राज्य के राजकीय प्रतीक चिन्ह होते हैं। अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि हरियाणा की राजकीय नदी कौन सी है, तो हरियाणा की राजकीय नदी सरस्वती नदी, हरियाणा की पवित्र नदी सरस्वती नदी। ठीक है, और हरियाणा की मुख्य नदी यमुना नदी, दूसरी मुख्य नदी घग्गर नदी। ठीक है, अब हम बात करते हैं हरियाणा के उत्तरी अपवाह तंत्र की।
ठीक है। तो हरियाणा का जो उत्तरी अपवा तंत्र है उसमें कौन कौन सी नदियाँ आती हैं और किस प्रकार से एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं यमुना नदी की। जो यमुना नदी है, यमुना नदी, जितनी भी हरियाणा के अंदर नदियाँ हैं उनसे क्वेश्चन किस प्रकार पूछे जाते हैं। या तो उनका उद्गम स्थल पूछा जाता है कि नदियाँ कहाँ से निकलती हैं। उसके बाद अगला पॉइंट ये बनता है कि जो नदियाँ हैं वो हरियाणा में प्रवेश कहाँ से करती हैं। उसके बाद अगला पॉइंट ये बनता है कि उनका बहाव क्षेत्र, मतलब वो कहाँ कहाँ पर बहती हैं। ठीक है। और अलग से हर जो नदी है उनसे इम्पोर्टेंट फैक्ट भी बनते हैं, वो भी इम्पोर्टेंट रहते हैं। तो सबसे पहले हम कराएंगे यमुना नदी। तो ध्यान दें, यमुना नदी, यमुना नदी कहाँ से निकलती है। यमुना नदी जो उत्तराखंड राज्य है, उत्तराखंड राज्य से यमुना नदी निकलती है। और उत्तराखंड राज्य में एक हिमनद है, हिमनद बोलते हैं ग्लेशियर को। ठीक है। तो उत्तराखंड राज्य में हिमनद में एक स्थान है जिसका नाम है यमुनोत्री। हिमनद में एक स्थान है यमुनोत्री नामक स्थान। तो जो यमुना नदी है, यमुना नदी उत्तराखंड राज्य में हिमनद के यमुनोत्री नामक स्थान से निकलती है। ठीक है, यमुनोत्री नामक स्थान से। और हिमनद को बोलते हैं, इसी को बोलते हैं ग्लेशियर। हिमनद का मतलब ग्लेशियर होता है। तो या तो यमुनोत्री नामक स्थान से निकलती है यमुना नदी, या आपको मिलेगा बंदरपूछ की पहाड़ियों से, बंदरपूछ की पहाड़ी से निकलती है। तो यमुना नदी का उद्गम स्थल रहेगा उत्तराखंड राज्य में हिमनद के यमुनोत्री नामक स्थान से या बंदरपूछ की पहाड़ियों से। ठीक है। और या फिर मिलेगा आपको अर्कीदून से। यह आप याद रखना, बंदरपूछ की पहाड़ी से, अर्कीदून से या यमुनोत्री नामक स्थान से। उत्तराखंड राज्य में यहाँ से इसका उद्गम स्थान है। अब जो यमुना नदी है, यमुना नदी हरियाणा में कहाँ से प्रवेश करती है, किस जिले से प्रवेश करती है। तो हरियाणा में ये यमुनानगर जिले से प्रवेश करती है। यहाँ से निकलकर उत्तराखंड राज्य से फिर ये हरियाणा के यमुनानगर जिले में प्रवेश करती है। और यमुनानगर जिले में कहाँ से प्रवेश करती है, तो यमुनानगर जिले में एक स्थान है कलेशियर। ये भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि हरियाणा में प्रवेश ये किस जगह से करती है, तो कलेसर नामक स्थान से। और यमुनानगर जिले में ये कहाँ कहाँ से होकर गुजरती है, तो यमुनानगर में एक स्थान है ताजेवाला। ठीक है। तो यमुनानगर में ये ताजेवाला नामक स्थान से होकर गुजरती है। और यमुनानगर में एक अथीनीकुंड बैराज है, तो ये अथीनीकुंड बैराज से होकर निकलती है, अथीनीकुंड बैराज। तो अथीनीकुंड बैराज से होकर निकलती है। और एक बार एग्जाम में क्वेश्चन आया कि जो यमुना नदी है वो हरियाणा के अंदर किस राष्ट्रीय पार्क से होकर गुजरती है। तो हरियाणा के अंदर दो ही नेशनल पार्क हैं, एक तो है कलेसर राष्ट्रीय पार्क और एक है सुल्तानपुर राष्ट्रीय पार्क। सुल्तानपुर राष्ट्रीय पार्क है गुरुग्राम के अंदर, और जो कलेसर राष्ट्रीय पार्क है वो है यमुनानगर के अंदर। तो जो ये यमुना नदी है, ये यमुनानगर में जो कलेसर राष्ट्रीय पार्क है उससे होकर गुजरती है या उसके पास से होकर गुजरती है। तो अथीनीकुंड बैराज से होकर गुजरती है, ताजेवाला नामक स्थान से होकर गुजरती है और कलेसर से हरियाणा में प्रवेश करती है। इसके बाद इसका जो बहाव क्षेत्र है यमुना नदी का, वो फिर ये यमुनानगर के बाद करनाल जिले में। ठीक है। और करनाल जिले के बाद ये पानीपत जिले में, फिर ये सोनीपत जिले में, फिर ये दिल्ली में। दिल्ली में यमुना नदी पर एक ओखला बैराज है। ठीक है। जो हरियाणा का बांध वाला टॉपिक है उसमें ही मैंने बताया था आपको। ठीक है। तो दिल्ली में ये ओखला बैराज, फिर ये फरीदाबाद में जाती है, फरीदाबाद के बाद ये पलवल में, और पलवल में एक स्थान है असनपुर। पलवल में एक स्थान है असनपुर। तो पलवल के असनपुर से ये उत्तर प्रदेश राज्य में जाती है। पलवल के असनपुर से, ये पॉइंट एग्जाम में पूछा जाता है, पलवल के असनपुर से ये उत्तर प्रदेश में जाती है। और उत्तर प्रदेश में एक स्थान है प्रयागराज, जिसका पहले नाम था इलाहाबाद। तो इलाहाबाद नामक स्थान या प्रयागराज नामक स्थान पर है, ये गंगा नदी में मिल जाती है। ठीक है। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि कहाँ पर मिलती है, यमुना नदी गंगा नदी से प्रयागराज नामक स्थान पर। और ये भारत की सबसे बड़ी सहायक नदी है यमुना नदी। और जो गंगा नदी है, गंगा नदी भारत की सबसे लंबी नदी है और गंगा नदी की लंबाई है 2525 किलोमीटर। ठीक है। और गंगा नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी है यमुना नदी। ठीक है। तो इसका यमुना नदी का बहाव क्षेत्र रहेगा यमुनानगर, करनाल, पानीपत, सोनीपत, दिल्ली, फरीदाबाद और पलवल के असनपुर नामक स्थान से ये उत्तर प्रदेश में चली जाती है। अब ये जो यमुना नदी है, यमुना नदी किस आकृति की है, ये भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है। तो ये जो यमुना नदी है ये सर्पाकृति है, मतलब
सर्प की तरह, ठीक है, सांप की तरह टेढ़ी मेढ़ी है ये, ठीक है। तो इसकी आकृति कैसी है, सर्प आकृति, सांप की तरह, ठीक है। जो यमुना नदी है, यमुना नदी हरियाणा की पूर्वी सीमा पर बहती है, ठीक है, ये हरियाणा की पूर्वी सीमा है, ठीक है। तो यमुना नदी हरियाणा की पूर्वी सीमा पर बहती है। और एक बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया, उत्तर प्रदेश और हरियाणा के बीच में कौन सी नदी सीमा बनाती है, तो यमुना नदी उत्तर प्रदेश और हरियाणा के बीच में सीमा बनाती है, ठीक है। और जो यमुना नदी है इसको चिरस्थायी नदी भी बोलते हैं, चिरस्थायी, चिरस्थायी का मतलब चीर कर जाने वाली, ठीक है। जैसे जो यूपी जो स्टेट है हरियाणा के पूर्व में, तो यूपी और हरियाणा के बीच में जो सीमा बनाती चीर कर जाती है, इसे चिरस्थायी भी बोलते हैं। अब यमुना नदी को किस किस नाम से जानते हैं, तो ध्यान दें, इसे बोलते हैं बारहमासी, ठीक है, सदानीरा, नित्यवाहिनी, बारहमासी, सदानीरा, नित्यवाहिनी, और इसे बोलते हैं यम की बहन, ठीक है। यम की बहन का मतलब है सूर्य की पुत्री। तो यमुना नदी को बारहमासी, सदानीरा, नित्यवाहिनी और यम की बहन भी बोलते हैं, यानी कि सूर्य की पुत्री यमुना नदी के ही उपनाम है। और यह हरियाणा की एक चिरस्थायी नदी है, इसकी आकृति सर्प की तरह है और यह हरियाणा की पूर्वी सीमा पर बहती है, ठीक है। और ये हरियाणा और उत्तर प्रदेश के बीच में सीमा बनाती है। अब ये जो यमुना नदी है, यमुना नदी की लंबाई है 1375 किलोमीटर, कई जगह 1376 भी दिखाते हैं, ठीक है। तो ये यमुना नदी की लंबाई रहेगी। अब क्वेश्चन पूछा जाता है कि हरियाणा में यमुना नदी की लंबाई कितनी है, तो जो यमुना नदी की लंबाई है 320 किलोमीटर है, लेकिन HSSC ने यमुना नदी की लंबाई माना है 328 किलोमीटर, ठीक है। जो यमुना नदी की लंबाई HSSC द्वारा 328 मानी गई है और वैसे इसकी लंबाई है 320 किलोमीटर। तो ये थी हरियाणा की यमुना नदी। और यमुना नदी की सहायक नदियों से भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि यमुना नदी की सहायक नदी कौन कौन सी हैं। तो यमुना नदी की सहायक नदी आप नोट करें, सोम, पथराला, 7 सहायक नदी हैं, सोम, पथराला, बुड्ढी, सोम, पथराला, बुड्ढी, बेतवा, केन, ठीक है, सोम, पथराला, बुड्ढी, बेतवा, केन, चंबल, सिंध, सोम, पथराला, बुड्ढी, बेतवा, ठीक है, 4, 5, 6, 7, ठीक है। ये 7 नदियां हैं। ये जो यमुना नदी है उसकी सहायक नदी है। और एक बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया कि यमुना नदी की मुख्य सहायक नदी कौन सी है, तो यमुना नदी की मुख्य सहायक नदी रहेगी चंबल नदी। ये भी आप अच्छे से नोट कर लेना। तो यमुना नदी की मुख्य सहायक नदी रहेगी हमारी चंबल नदी, ठीक है। तो ये थी यमुना नदी। इसके बाद है सरस्वती नदी। सरस्वती नदी कहाँ से निकलती है, कहाँ से सरस्वती नदी का उद्गम स्थल है, तो सरस्वती नदी का जो उद्गम स्थल है, तो सरस्वती नदी जो हिमाचल प्रदेश है, हिमाचल प्रदेश में एक जिला है जिसका नाम है सिरमौर, ठीक है। हिमाचल प्रदेश का जो सिरमौर जिला है, सिरमौर जिले में जो शिवालिक की पहाड़ी हैं, तो शिवालिक की पहाड़ियों से निकलती है सरस्वती नदी। हिमाचल प्रदेश में जो सिरमौर जिला है, सिरमौर जिले में जो शिवालिक की पहाड़ी हैं वहाँ से निकलती है सरस्वती नदी। ध्यान दें, जो यमुना नदी वो शिवालिक की पहाड़ियों से नहीं निकलती है। ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा चुका कि इनमें से कौन सी नदी है जो शिवालिक की पहाड़ियों से नहीं निकलती, तो यमुना नदी शिवालिक की पहाड़ियों से नहीं निकलती है। तो जो सरस्वती नदी सिरमौर जिले में शिवालिक की पहाड़ियों से निकलती है और फिर ये शिवालिक की पहाड़ियों से फिर ये हरियाणा में कहाँ से प्रवेश करती है, तो ये फिर ये हरियाणा में यमुनानगर जिले से प्रवेश करती है। और यमुनानगर जिले में एक स्थान है आदि बद्री नामक स्थान। तो हरियाणा में कहाँ से प्रवेश करती है, तो यमुनानगर जिले के आदि बद्री नामक स्थान से हरियाणा में प्रवेश करती है, ठीक है। ये यमुनानगर जिले में पड़ता है आदि बद्री नामक स्थान, यहाँ से प्रवेश करती है और इसके बाद ये कुरुक्षेत्र चली जाती है, बहाव क्षेत्र, फिर ये कुरुक्षेत्र चली जाती है। कुरुक्षेत्र में कहाँ पर, कुरुक्षेत्र में ये 2 जगह इंपॉर्टेंट हैं, पेहुआ, ठीक है, कुरुक्षेत्र में पेहुआ और शाहबाद। फिर ये यमुनानगर जिले के बाद कुरुक्षेत्र में पेहुआ और शाहबाद, और फिर इसके बाद ये जाती है कैथल जिले में, और कैथल जिले के बाद ये पंजाब में पटियाला में एक स्थान है सतराना,
ठीक है। पंजाब के पटियाला में सतराना नामक स्थान पर यह क्वेश्चन पूछा जाता है, पटियाला के सतराना नामक स्थान पर ये घग्गर नदी से मिल जाती है। देखो जो सरस्वती नदी है यह हरियाणा में यमुनानगर जिले के आदि बद्री नामक स्थान से प्रवेश करती है, ठीक है। फिर यमुनानगर जिले के बाद ये कुरुक्षेत्र में ये शाहबाद और पेहुआ और फिर ये कैथल जिले में जाती है, और उसके बाद यहाँ पर ये जो पंजाब जो राज्य है उसमें पटियाला जिले के सतराना नामक स्थान पर, यहाँ पर है ये सतराना नामक स्थान, यहाँ पर जाकर ये किस में मिल जाती है, घग्गर नदी में मिल जाती है। तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि कहाँ पर मिलती है सरस्वती नदी घग्गर नदी से, तो सतराना नामक स्थान पर। और सरस्वती नदी घग्गर की सहायक नदी है, ये भी आप नोट कर लेना। सरस्वती नदी किसकी सहायक नदी है, घग्गर की सहायक नदी है, क्योंकि सरस्वती नदी घग्गर नदी से मिलती है, तो घग्गर नदी की सहायक नदी कौन सी रहेगी, सरस्वती नदी। अब जो ये सरस्वती नदी का बहाव क्षेत्र रहेगा यमुनानगर, कुरुक्षेत्र, कैथल, ठीक है, ये इसका बहाव क्षेत्र, क्योंकि बहाव क्षेत्र से भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि इनमें से इस नदी का बहाव क्षेत्र हरियाणा में कहाँ पर नहीं है और कहाँ पर है, इस प्रकार से एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और क्वेश्चन है सरस्वती नदी से बनता है कि हरियाणा की कौन सी नदी है जिसका वर्णन ऋग्वेद में मिलता है, तो सरस्वती नदी का वर्णन ऋग्वेद में मिलता है। और एक बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया कि ऋग्वेद में सरस्वती नदी को क्या कहा गया, तो ऋग्वेद में सरस्वती नदी को नदी तमा कहा गया, ठीक है, नदी तमा, ठीक है। और यमुनानगर जिले में एक गांव था जिसका नाम था मुस्तफाबाद, तो यमुनानगर जिले में जो मुस्तफाबाद गांव था उसका नाम वर्तमान में हो गया है सरस्वती नगर, ठीक है। और एक पॉइंट ये बनता है कि यमुनानगर जिले में ये जो सरस्वती नदी को पुनर्जीवित करने के लिए, सरस्वती नदी को पुनर्जीवित करने के लिए यमुनानगर जिले में एक गांव है जिसका नाम है मुगलावली, ठीक है। यमुनानगर जिले के मुगलावली गांव में खुदाई की गई, ठीक है, सरस्वती नदी को पुनर्जीवित करने के लिए 2015 में, ये भी पॉइंट पूछा जाता है, 2015 में यमुनानगर जिले के मुगलावली गांव में सरस्वती नदी को पुनर्जीवित करने के लिए खुदाई की गई थी, ये पॉइंट आप नोट करना। और ऋग्वेद में सरस्वती नदी को नदी तमा कहा गया और सरस्वती नदी का वर्णन ऋग्वेद में मिलता है। कुरुक्षेत्र के अंदर महर्षि वेदव्यास ने जो महाभारत की रचना की थी, ये भी पॉइंट पूछा जाता है कि महर्षि वेदव्यास ने कुरुक्षेत्र के अंदर जो महाभारत की रचना की थी वो किस नदी के किनारे की थी, तो वो भी सरस्वती नदी के किनारे की थी, ये पॉइंट भी आप अच्छे से नोट कर लेना। सरस्वती नदी के किनारे कुरुक्षेत्र में महर्षि वेदव्यास ने महाभारत की रचना की थी, ठीक है। अगला पॉइंट ये बनता है कि पांडवों ने 13 मास कहाँ बिताए थे, तो जो पांडवों ने जो 13 मास, पांडवों द्वारा 13 मास किस नदी के किनारे बिताए गए, तो सरस्वती नदी के किनारे बिताए गए, ठीक है। पांडवों द्वारा जो 13 मास बिताए गए तो वो सरस्वती नदी के किनारे बिताए गए थे। और सरस्वती नदी को आर्यों की पवित्र नदी भी माना जाता है, सरस्वती नदी को आर्यों की पवित्र नदी भी माना जाता है, ठीक है, आर्यों की पवित्र नदी माना जाता है। और पांडवों ने 13 मास बिताए थे यहाँ पर। और मुगलावली गांव जो यमुनानगर जिले में, वहाँ पर 2015 में सरस्वती नदी को पुनर्जीवित करने के लिए खुदाई की गई थी। और ऋग्वेद में सरस्वती नदी को नदी तमा कहा गया था, ठीक है, और ऋग्वेद में सरस्वती नदी का वर्णन मिलता है। और यमुनानगर जिले में जो मुस्तफाबाद गाँव है उसका नाम वर्तमान में सरस्वती नगर हो गया है, तो ये पॉइंट आप अच्छे से नोट कर लेना। और सरस्वती नदी घग्गर की सहायक नदी है, ठीक है। और जो सरस्वती नदी की जो सहायक नदियां हैं वो हैं मारकंडा, सरस्वती की सहायक नदी मारकंडा है, ठीक है, या और टांगरी नदी, मारकंडा नदी, टांगरी नदी, ये सरस्वती की सहायक नदियां हैं, ठीक है। इसके बाद है अगला पॉइंट। अब अगली नदी हमारी रहेगी मारकंडा नदी, मारकंडा नदी। तो जो मारकंडा नदी है, मारकंडा नदी कहाँ से निकलती है, मारकंडा नदी हिमाचल प्रदेश, अगर राज्य की बात करें तो हिमाचल प्रदेश से निकलती है, ठीक है। और हिमाचल प्रदेश में एक जिला है जिसका नाम है नाहन, नाहन जिले से, हिमाचल प्रदेश के नाहन जिले से निकलती है मारकंडा नदी, हिमाचल प्रदेश के नाहन जिले से निकलती है मारकंडा नदी, ठीक है। और ये जो नाहन जिला है इसमें है धरतीधर पर्वत श्रेणी,
धरतीधर पर्वत श्रेणी आए, या फिर आ सकता है कि शिवालिक की पहाड़ी। मारकंडा नदी हिमाचल प्रदेश में जो नाहन जिला है वहाँ से जो शिवालिक की पहाड़ियाँ हैं उनसे निकलती है। उद्गम स्थल रहेगा मारकंडा नदी का नाहन जिले में शिवालिक की पहाड़ी। अगर शिवालिक की पहाड़ी आपको ऑप्शन में ना मिले तो आपको मिलेगा धरतीधर पर्वत श्रेणी से निकलती है, ठीक है। और इसके बाद ये हरियाणा में प्रवेश करती है। हरियाणा में किस जिले से प्रवेश करती है? अम्बाड़ा जिले से। और अम्बाड़ा जिले में एक स्थान है यहाँ पर काड़ाम्ब। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि मारकंडा नदी हरियाणा में कहाँ से प्रवेश करती है? तो अम्बाड़ा के कालाम्ब नामक स्थान से हरियाणा में प्रवेश करती है। अब बच्चों को ये डाउट रहता है कि जो कालाम्ब स्थान है वो पानीपत के अंदर है, ठीक है। जो कालाम्ब नामक स्थान है पानीपत के अंदर ही है, लेकिन ये जो कालाम्ब है ये जो हरियाणा का जो अम्बाड़ा जिला है, अम्बाड़ा जिला और हिमाचल प्रदेश के बॉर्डर पर है ये कालाम्ब, ठीक है। और ये कालाम्ब हिमाचल प्रदेश में पड़ता है। तो ये कालाम्ब नामक स्थान से अम्बाड़ा में प्रवेश करती है। ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि नदी हरियाणा में प्रवेश कहाँ से करती है? तो मारकंडा नदी अम्बाड़ा में कालाम्ब नामक स्थान से प्रवेश करती है। और मारकंडा नदी फिर अम्बाड़ा के बाद ये कुरुक्षेत्र जिले में प्रवेश करती है। और कुरुक्षेत्र जिले में ये स्थान है पेहुआ, ठीक है। और पेहुआ के निकट एक गांव है अरुणाए गांव। पेहुआ के निकट, पेहुआ के पास एक अरुणाए गांव है। और अरुणाए गांव में एक झील है जिसका नाम है सनीसा झील। तो सनीसा झील में जाकर ये सरस्वती नदी से मिल जाती है, ठीक है। सरस्वती नदी से मिल जाती है। तो पेहुआ के निकट मारकंडा नदी नाहन जिले में जो शिवालिक की पहाड़ियाँ धरतीधर पर्वत श्रेणियाँ हैं वहाँ से निकल कर हरियाणा में कालाम्ब नामक स्थान से प्रवेश करके अम्बाड़ा होते हुए फिर ये कुरुक्षेत्र में पेहुआ के निकट अरुणाए गांव में जो सनीसा झील है, सनीसा झील में किस नदी से मिलती है? सनीसा झील में ये सरस्वती नदी से मिल जाती है। तो मारकंडा नदी किसकी सहायक नदी है? मारकंडा नदी सरस्वती की सहायक नदी है। तो ये भी आप अच्छे से नोट कर लेना, मारकंडा नदी सरस्वती की सहायक नदी है। सरस्वती की सहायक नदी है मारकंडा, ठीक है। और ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि मारकंडा नदी सरस्वती नदी से कहाँ पर मिलती है या किस झील में मिलती है? अगर झील की बात करें तो ये सनीसा झील में मिलती है, ठीक है। अगर गाँव की बात करें तो अरुणाए गाँव में मिलती है। अरुणाए गांव में जो सनीसा झील है वहाँ पर मारकंडा नदी सरस्वती नदी से मिल जाती है, ठीक है। और एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि मारकंडा नदी का पुराना नाम क्या था? ये क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछा जा चुका। तो मारकंडा नदी का प्राचीन नाम था अरुणा, ठीक है। मारकंडा नदी का प्राचीन नाम है अरुणा। ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा चुका। मारकंडा नदी का प्राचीन नाम अरुणा नाम है, ठीक है। तो ये पॉइंट आप अच्छे से नोट कर लेना। मारकंडा नदी का प्राचीन नाम रहेगा अरुणा नाम। और मारकंडा सरस्वती की सहायक नदी है। अब जो ये जो मारकंडा नदी है, मारकंडा नदी की भी सहायक नदियां हैं, तो वो भी आप अच्छे से नोट करना। एग्जाम में पूछते हैं रण, नकटी और बेगना। मारकंडा नदी की सहायक नदी रहेगी रण, नकटी, बेगना। ये मारकंडा की सहायक नदी हैं। और एक पॉइंट आप और अच्छे से नोट कर लेना, जो सरस्वती की एक सहायक नदी प्राचीन समय में चेतांग नदी होती थी, ठीक है। चेतांग नदी प्राचीन समय में सरस्वती की सहायक नदी होती थी, ठीक है। और मारकंडा की सहायक नदी है रण, नकटी, बेगना, ठीक है। तो ये थी हमारी मारकंडा नदी। और मारकंडा नदी का बहाव क्षेत्र कहाँ रहेगा? मारकंडा नदी का बहाव क्षेत्र रहेगा अम्बाड़ा और कुरुक्षेत्र, दो ही जिलों में, ठीक है। इसके बाद है हमारी घग्गर नदी, हरियाणा की मुख्य बरसाती नदी, यानी कि मौसमी नदी हरियाणा की। तो अब बात करते हैं घग्गर नदी। घग्गर नदी ये जो हिमाचल प्रदेश है, ठीक है, हिमाचल प्रदेश में जो सिरमौर जिला है, हिमाचल प्रदेश में जो सिरमौर जिला है, सिरमौर जिले में जो शिवालिक की पहाड़ी हैं, ठीक है, हिमाचल प्रदेश में यहाँ पर ये जो घग्गर नदी है, घग्गर नदी हिमाचल प्रदेश में जो सिरमौर जिला है, तो ये जो सिरमौर जिले में जो शिवालिक की पहाड़ी है, शिवालिक की पहाड़ियों में एक स्थान है जिसका नाम है डागसाई, यहाँ से निकलती है, ठीक है। घग्गर नदी हिमाचल प्रदेश का जो सिरमौर जिला है, सिरमौर जिले में जो शिवालिक की पहाड़ियों में एक स्थान है जिसका नाम है
डागसाई, तो ये डागसाई स्थान रहेगा घग्गर नदी का उद्गम स्थल, जहाँ से घग्गर नदी निकलती है। तो घग्गर नदी का उद्गम स्थल रहेगा डागसाई, शिवालिक की पहाड़ियों में ये स्थान है डागसाई नामक स्थान, ठीक है। और सिरमौर जिले में जो शिवालिक की पहाड़ी है वहाँ पर है ये स्थान। फिर ये जो घग्गर नदी है फिर ये हरियाणा में कहाँ से प्रवेश करती है, तो हरियाणा में प्रवेश करती है पंचकुला जिले में। और पंचकुला जिले में कहाँ से प्रवेश करती है, तो पंचकुला जिले में एक स्थान है कालका, ठीक है। तो पंचकुला जिले में ये किस स्थान से प्रवेश करती है, हरियाणा में कालका नामक स्थान से प्रवेश करती है। कालका पंचकुला में रहेगा। और फिर ये पंचकुला के बाद ये फिर चली जाती है पंजाब में। ध्यान से देखें, पंचकुला के बाद ये जाती है पंजाब में, पंजाब का जो पटियाला जिला है वहाँ पर। फिर हरियाणा में आती है। हरियाणा में किस जिले में, हरियाणा में आती है अम्बाड़ा जिले में। और अम्बाड़ा जिले के बाद फिर पटियाला में चली जाती है पंजाब जिले में। और फिर उसके बाद ये जाती है कैथल जिले में, ठीक है। और कैथल जिले के बाद फिर ये पंजाब चली जाती है, पंजाब के पटियाला जिले में। और फिर ये हरियाणा के फतेहाबाद जिले में जाती है। और फतेहाबाद के बाद ये हरियाणा के सिरसा जिले में जाती है, ठीक है। तो इसका जो बहाव क्षेत्र नोट करते हैं। बहाव क्षेत्र मतलब कहाँ कहाँ पर बहती है हरियाणा में, पंचकुला, ठीक है। पंचकुला के बाद ये पंजाब में चली जाती है। फिर हरियाणा में आती है अम्बाड़ा, ठीक है। अम्बाड़ा के बाद ये फिर पटियाला में चली जाती है। तो फिर ये जाती है कैथल, ठीक है। और कैथल के बाद ये फिर पंजाब में चली जाती है, ठीक है। पंजाब का देखो ये पटियाला पटियाला जिले में जो सतराना नामक स्थान बताया था वहाँ पर सरस्वती नदी मिलती है, ठीक है। और फिर ये पंजाब के पटियाला के बाद फिर ये जाती है फतेहाबाद के बाद ये सिरसा। तो ये रहेगा घग्गर नदी का बहाव क्षेत्र। अब ये बहाव क्षेत्र से भी एक बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था कि जो घग्गर नदी है वो कहाँ पर नहीं बहती, कहाँ पर उसका बहाव क्षेत्र नहीं है। तो ध्यान दें, तो बस यही आप नोट कर लेना, जींद और कुरुक्षेत्र, ये आप अच्छे से नोट कर लेना। जींद और कुरुक्षेत्र ये दो जिले ऐसे हैं जहाँ पर इसका बहाव क्षेत्र नहीं है। क्योंकि एग्जाम में यही क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया था, क्योंकि ये नज़दीक पड़ते हैं, यहाँ से होकर गुजरती है। लेकिन कुरुक्षेत्र और जींद जिले में इसका बहाव क्षेत्र नहीं है, ठीक है। जींद और कुरुक्षेत्र जिले से ये नहीं होकर गुजरती। तो इसका बहाव क्षेत्र रहेगा पंचकुला, अम्बाड़ा, कैथल, फतेहाबाद और सिरसा। और सिरसा के बाद फिर ये चली जाती है राजस्थान। और राजस्थान में एक जिला है हनुमानगढ़, ठीक है। तो जो राजस्थान का जो हनुमानगढ़ जिला है वहाँ पर जाकर ये विलुप्त हो जाती है। ये भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि घग्गर नदी कहाँ पर जाकर विलुप्त हो जाती है या ख़त्म हो जाती है। तो घग्गर नदी सिरसा जिले के बाद ये राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में जाकर विलुप्त हो जाती है, मतलब ख़त्म हो जाती है हनुमानगढ़ जिले में जाकर। तो जो सिरसा है, सिरसा के अंदर घग्गर नदी पर एक बांध है, जो बांध वाली जो टॉपिक था उसमें मैंने आपको बताया था ओट्टू बांध, ठीक है। सिरसा जिले में है ओट्टू बांध घग्गर नदी पर। तो घग्गर नदी पर जो ओट्टू बांध है, ओट्टू बांध के बाद जब ये नदी राजस्थान में जाती है तो तब इसका नाम हो जाता है अकरा। घग्गर नदी का ही नाम हो जाता है अकरा नदी, ठीक है। घग्गर नदी को ही अकरा नदी बोलते हैं। तो घग्गर की जो सहायक नदी है वो कौन सी रहेगी, तो घग्गर की सहायक नदी रहेगी, घग्गर की सहायक नदी सरस्वती नदी। क्योंकि जो सरस्वती नदी है वो पटियाला में जो सतराना नामक स्थान है वहाँ पर किससे मिल जाती है, घग्गर नदी से, ठीक है। तो सरस्वती घग्गर की सहायक नदी रहेगी। तो ये पॉइंट भी आप अच्छे से नोट कर लेना। और हरियाणा की मुख्य बरसाती नदी रहेगी घग्गर नदी, ठीक है। अब जो अगली जो नदी है, अगली हमारी नदी रहेगी टांगरी नदी। देखो कई जगह टांगरी भी दिया मिलता है या कई जगह टांगड़ी भी मिलता है, ठीक है। टांगड़ी नदी, इससे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है हरियाणा के अंदर जितनी भी नदियां हैं, ठीक है। हरियाणा के अंदर जितनी भी नदियां हैं तो उनके जो उद्गम स्थल है, मतलब जहाँ से वो निकलती हैं, सभी हरियाणा से बाहर से निकलती हैं, मतलब हरियाणा राज्य से बाहर ही उनका उद्गम स्थल है। लेकिन एकमात्र टांगरी नदी ऐसी है जिसका उद्गम स्थल हरियाणा से है। तो एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि हरियाणा की एकमात्र ऐसी नदी कौन सी है जिसका उद्गम स्थल हरियाणा से ही है, मतलब जो हरियाणा से ही निकलती है। तो वो हमारी रहेगी टांगरी नदी, ठीक है।
टांगरी नदी। तो टांगरी नदी कहाँ से निकलती है? टांगरी नदी मोरनी की पहाड़ियों से। टांगरी नदी मोरनी की पहाड़ी से निकलती है। और ये मोरनी की पहाड़ी किस जिले में है? मोरनी की पहाड़ी पंचकुला में है। ठीक है, ये जो पंचकुला हमारा जिला है, पंचकुला जिले में जो शिवालिक की पहाड़ियाँ हैं, शिवालिक की पहाड़ियों में है मोरनी की पहाड़ी। ठीक है, तो मोरनी की पहाड़ियों से उद्गम स्थल है टांगरी नदी का। ठीक है, तो ये मोरनी की पहाड़ियों से निकलती है टांगरी नदी। ठीक है, हरियाणा की एकमात्र ऐसी नदी जिसका उद्गम स्थल हरियाणा से ही है, तो वो रहेगी टांगरी नदी। और टांगरी किसकी सहायक नदी है? टांगरी सरस्वती की सहायक नदी है। और टांगरी नदी का जो बहाव क्षेत्र, टांगरी नदी का बहाव क्षेत्र सिर्फ 2 ही जिले हैं, पंचकुला और अम्बाड़ा। ठीक है, और जो मोरनी की पहाड़ी है, मोरनी की पहाड़ियों की सबसे ऊंची चोटी, ठीक है, तो मोरनी की पहाड़ी हैं, उनकी सबसे ऊंची चोटी का नाम है करोह। हरियाणा के अंदर सबसे ऊंची चोटी या मोरनी की पहाड़ियों की सबसे ऊंची चोटी का क्या नाम है? करोह। ठीक है, चोटी का नाम है करोह चोटी और इसकी ऊंचाई है 1514 मीटर। ये भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। 1514 मीटर, 1514 मीटर इसकी ऊंचाई रहेगी। और करोह चोटी हरियाणा की जो मोरनी की पहाड़ी है, मोरनी की पहाड़ियों की सबसे ऊंची चोटी है और ऊंचाई रहेगी 1514 मीटर। ठीक है, और जो मोरनी की पहाड़ी हैं, ये हरियाणा का एकमात्र हिल स्टेशन है। ठीक है, मोरनी की पहाड़ियाँ हरियाणा के अंदर एकमात्र हिल स्टेशन। और मोरनी की पहाड़ियों को हरियाणा का नैनीताल भी कहते हैं। ठीक है, तो हरियाणा का नैनीताल, मोरनी की पहाड़ियाँ। तो ये थी उत्तरी उपतंत्र की नदियाँ हरियाणा के अंदर, अच्छे से नोट कर लेना। ठीक है, और स्क्रीनशॉट ले लेना। जय हिंद, जय भारत।